अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जब से कोविड-19 आया है, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी मामले पर चर्चा हुई है तो वो कोविड-19 पर नहीं हुई और किसी मामले में नहीं हुई। संसद तो भूल ही जाओ। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हुई है तो वो चीन और चीन से होने वाली समस्याओं के बारे में हुई है, चीन से होने वाली गड़बड़ियों के बारे में हुई है। चीन ने किस तरीके से भारत की सीमाओं के अंदर कब्जा किया, हमारे पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काया, और इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर चीन जो है वो लगातार आक्रामक हो रहा है। इसलिए चीन से के बारे में डिस्कशन हुई और चीन से हमारे भारत को क्या क्या खतरा है उसके बारे में डिस्कशन हुई। दोस्तों, इस डिस्कशन के अंदर, इस चर्चा के अंदर लगातार जिस तरीके से मैं भी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की पूरी व्यवस्थाओं को और चीज़ों को, तो वहां पर मैं आपके सामने एक चीज़ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि भारत वास्तव में चीन के सामने कहां कमज़ोर पड़ जाता है या भारत के चीन से कमज़ोरी के कारण क्या हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ देखते हैं कि भारत, तो ऑब्वियस सी बात है, जब जब भारत चीन के मामले में डिस्कशन करने हम निकलते हैं और भारत और चीन के मामले में जैसे ही डिस्कशन शुरू होता है, सबसे बड़ा जो डिस्कशन शुरू होता है वो होता है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। दोस्तों, ये हमारा देश भारत, और भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से नेपाल, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यमन, ओमान, इसी तरीके से अगर आप और भी दूसरे देशों को देखेंगे वो यहाँ तक कि मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, जो यहाँ पर क्या नाम है कंट्री जिसका नाम जो मॉरिशियस, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जिबूती नज़र आएगा। तो इस तरीके के देश हैं दोस्तों यहाँ पर, जो कि छोटे छोटे देश या बड़े देश हों, भारत के ऐसा लग रहा है जैसे वो लगातार भारत के अगेंस्ट होते जा रहे हैं और वो सारे के सारे एक एक करके चीन के पाले में गिरते जा रहे हैं। बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा इस तरीके का आता है और हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल कौंधता है कि चलो, पाकिस्तान के मामले में तो हम मानते हैं कि पाकिस्तान तो पैदाइशी हमारा दुश्मन है, हम अफ़गानिस्तान में चीन से कहाँ पिछड़ रहे हैं, हम ईरान के मामले में, हम ओमान के मामले में, या यमन के मामले में, या जिबूती के मामले में, या मालदीव्स, या मॉरिशियस, या बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशियस, किसी भी मामले में हम बार बार लगातार चाइना से क्यों पिछड़ रही हैं, चाइना से क्यों पीछे हट रही हैं या प्रॉब्लम में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारी सभी तरीके की गवर्नमेंट्स के ऊपर, हमारी सब तरीके की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फिर लगातार सवालिया निशान, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठना शुरू हो जाता है कि क्या हम इतने कमज़ोर हैं या हम इतने निकम्मे हैं कि चाइना के सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे और समस्याओं में फंसे हुए हैं। जब ये सारी चर्चाएं शुरू होती हैं तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टीवी के ऊपर डिबेट्स देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं, सब चीज़ें। तो असलियत में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का चारों तरफ से जो चाइना है, चाइना वर्सेस इंडिया, तो इंडिया और चाइना दोनों के दोनों असलियत में जिस मामले में आगे पीछे हैं वहाँ पर आपको फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल नेपाल है, इसका बेस्ट एग्जांपल बांग्लादेश है, इसी का बेस्ट एग्जांपल श्रीलंका है, या मालदीव्स है, या अफ़गानिस्तान है, या ईरान है, या जिबूती है। कि असलियत में फॉरेन पॉलिसी जो है, इस फॉरेन पॉलिसी के मामले में चीन भारत को हमेशा पछाड़ देता है और ऐसा लगता है कि भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों के अंदर, खासकर अपने नेबरहुड यानी अपने पड़ोसी देशों के अंदर हार रहा है।
अपने पड़ोसी देशों के अंदर लगातार हार रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन एक यूपीएससी का स्टूडेंट होने के नाते हमें एक एनालिसिस तो ज़रूर करना पड़ेगा कि असलियत में हम पीछे क्यों हट रहे हैं, या हम हार क्यों रहे हैं, या चाइना के पास ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसकी वजह से हम विदेश नीति में बार बार पिछड़ रहे हैं या असफल हो रहे हैं। ये हमारे विदेश नीति की असफलता ही है। तो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है और इस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक तरीके से फ्रंट ऑफिस कहो किसी भी देश में या कुछ भी, तो वहाँ पर हमारे एम्बेसडर्स हैं, या फिर दूसरे शब्दों में जिसे हम कहते हैं कि वहाँ उन देशों में हमारे मिशन है। यहाँ हमारे मिशन और चाइना के मिशन में सबसे बड़ा अंतर ये है कि हमारा जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री में हमारे फॉरेन रिलेशंस तक ही सीमित होता है, और फॉरेन रिलेशंस के बाद वीज़ा पासपोर्ट संबंधी इशू के मामले में ही वहाँ पर होता है। मतलब एक एक्टिवली काम करता है। इसके अलावा हमारे मिशन का इकोनॉमिक टर्म्स के मामले में कोई खास रोल शुरू में नहीं हुआ करता था। शुरू में हमारा इकोनॉमिक यानी आर्थिक व्यवस्था के नाम पर कोई खास रोल नहीं होता था। उस इकोनॉमी के अंदर उस मिशन का मार्केट एनालिसिस के मामले में भी था, और उस मार्केट एनालिसिस को अगर आप लोग देखते हैं तो हम लोगों के मिशंस को कभी भी ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी, या जनरली उनको जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो जिस देश में वो मिशन काम कर रहा है, जिस देश में वो एम्बेसी काम कर रही है, उसकी मार्केट को एनालिसिस करके बताए कि भारत के लिए वहाँ की मार्केट में क्या संभावनाएं हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ चाइना को देखा जाए तो उसका मिशन फॉरेन पॉलिसी तो देखता ही है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी तो देखेगा ही, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ उसका जो मिशन है वो लगातार इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी देखता है, और किसी भी देश में इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी देखता है कि किस तरीके से उनके देश के लिए इस पर्टिकुलर देश में जिसमें वो एम्बिशंस वो मिशन है वहाँ पर सामान बेचा जा सकता है या वहाँ से कुछ फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं। उसके पीछे सबसे पहला एक रीज़न जो है वो एक्सपेंसेस का है, या फिर जिसे आप दूसरे शब्दों में कहेंगे कि एक सबसे बड़ा रीज़न जो दूसरे शब्दों में है वो वहाँ पर फंड एलोकेशन का भी है कि आप अपने मिशन को कितने फंड्स एलोकेट करते हैं, और उन फंड्स के बिहाफ पर आपके वहाँ उस मिशन में क्या स्टाफ मौजूद होता है और कितना स्टाफ मौजूद होता है। अगर आप चाइना और इंडिया के मिशंस के स्टाफ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एम्बेसडर्स अगर इस पूरी दुनिया में एम्बेसडर या ए क्लास ऑफिसर रैंक के जो ऑफिसर्स देखे जाएं तो इंडिया के पास एक रफ एस्टीमेट के अकॉर्डिंग लगभग 1200 ए क्लास ऑफिसर्स हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर भारत के मिशंस को देख रहे हैं अलग अलग लेवल पर। वहीं अगर चाइना के अंदर देखा जाए तो इनके पास दुनिया में 4400 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो ए क्लास ऑफिसर्स हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और ये सिंगापुर से भी ज़्यादा हैं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ए क्लास ऑफिसर्स या फॉरेन पॉलिसी के एक्टिव मेंबर्स हैं वो सिंगापुर के हैं, दूसरे इनके हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ इन 1200 के साथ साथ अगर आप देखें, यही रीज़न है कि दुनिया के अंदर हमारी 60 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर भारत का कोई भी रेजिडेंट मिशन नहीं है। 60 देश ऐसे हैं जहाँ पर भारत का कोई भी रेजिडेंट मिशन नहीं है। 60 देश। चाइना ने ऐसा एक भी देश नहीं छोड़ा जहां उसका रेजिडेंट मिशन ना हो, जहां उसका रेजिडेंट मिशन ना हो, एक भी देश नहीं छोड़ा। यानी चाइना जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम कर रहा है, हर देश में जा रहा है, वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस और फॉरेन रिलेशंस तो बाद की बात है, वो तो कर ही लेंगे। अगर इकोनॉमिक
रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाएं तो वो इकोनॉमिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के नाम पर स्टाफ बढ़ाता है, उस पर पैसा खर्च करता है और स्टाफ का एक बड़ा हिस्सा उस पर्टिकुलर देश की मार्केट का एनालिसिस कर रहा होता है। उस मार्केट का एनालिसिस करके अब उसकी डिमांड्स को अपनी कंट्री में भेजता है और अपनी कंट्री से डिमांड्स लाकर अपनी कंट्री में वैसा प्रोडक्शन करके चाइना से उस पर्टिकुलर देश में भेजा जाता है। जैसे कि अगर आप अपने देश में भी देखो तो राखी के त्यौहार से लेकर पतंग के मांझे तक, गणेश विसर्जन के लिए गणेश जी की मूर्ति से लेकर दुर्गा पूजा की मूर्तियों तक, साड़ियों से लेकर दुनिया का हर चीज़ हिंदुस्तान के अंदर किसी भी त्यौहार में, दिवाली की लड़ियों तक, पटाखों से लेकर मिठाई के डिब्बों तक, पैकिंग तक, दियों तक, चाइना छोटी से छोटी चीज़ अपने देश में प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। जब वो आपके त्योहारों का इतना बारीकी से एनालिसिस करके आपकी त्यौहार की डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करवा के उसको आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग भेजता है, तो वास्तव में वो इकोनॉमिकली आपकी इकोनॉमी में पेनिट्रेट करना चाहता है, जिसमें वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल कंट्री बनकर उभरा है और आज के दिन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है कि उसने दो तरीके से काम किया। एक तो उसने आपकी मार्केट को समझ के अपने देश में प्रोडक्शन किया और दूसरा उसने वो प्रोडक्शन इतने बड़े और इतने कम पैसों में कर दिया, इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर और इतने कम पैसों में कर दिया और इतना सुंदर बना दिया उस चीज़ को कि आपकी इकोनॉमिक मार्केट वैसे ही ख़त्म हो गई, तो पूरी की पूरी जो मार्केट है आप वहाँ पर शिफ्ट कर चुके हैं। भारत के अंदर जब चाइना अप्रॉक्सीमेट 2000 के अंदर आया और शोर मचा, उस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ अलीगढ़ के ताले, हाथरस की कैंची से लेकर उस इंडिया के जो छोटे छोटे किसी भी सामान की प्रोडक्शन के हब थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अंदाज़ा लगा कर देखिए, सामान की प्रोडक्शन के हब ख़त्म हो गए। खिलौनों से लेकर छोटे छोटे चीज़ों से लेकर हर चीज़ जो है वो चाइना से आने लग गई और आपकी इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई चाइना पे कि आज के दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट का गोल देना पड़ रहा है कि भाई हम अपने घरों में ही छोटी छोटी चीज़ें तो कम से कम बनाएंगे। कैंपेन चलाने पड़ रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट जैसे मूवमेंट चलाने पड़ रहे हैं। ये किसी भी देश का दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चाइना की सफलता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आप सोचेंगे कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। दोस्तों, असलियत में मामला ये है, ये सारा खेल जो है वो पॉलिसी और इकोनॉमी का है। यहाँ चाइना और इंडिया के बीच में अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर पॉलिसी को देखेंगे कि असलियत में दोनों के कंट्रीज़ के बीच में पॉलिसी क्या है। अब अगर आप चाइना की पॉलिसी को देखते हैं तो पिछले 40 साल से चाइना इसी पॉलिसी पर काम कर रहा है, यानी वो लगभग 1970 से इस काम पे लग चुका था और आज के दिन 2020 आ चुका है और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर चुका है। वहीं 1970 से लेकर अगर आप अपनी कंट्री के हालात को देखते हो तो अपनी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स के अलावा इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। हुआ बहुत कुछ हुआ, लेकिन चाइना जो सिंगल पॉलिटिक्स और सिंगल पॉलिसी पे चला वो कहीं ज़्यादा आगे निकल गया। स्टेबल गवर्नमेंट का होने का असर था। आप अपने आप को देख सकते हैं 1970 के बाद आपको 1971 के अंदर वॉर लड़ना पड़ा, 1975 में आपने इमरजेंसी लगा दी, 1978 में आपके पास मिली जुली सरकार है, 1983 के अंदर आपको श्रीलंका वाले इशू में घुसना पड़ गया, 1984 के अंदर पंजाब क्राइसिस, 1985 में शाहबानो केस, 1989 के अंदर अयोध्या मूवमेंट वगैरह चलना शुरू हो गया, 1989 से लेकर 1998 लगभग 10 साल तक आया राम गया राम की वो सरकार जिसके अंदर अपनी सरकार बचाने में आपकी कंट्री ने ज़्यादा फोकस किया कंपैरेटिवली, और हमारे नेताओं ने सरकार गिराने पे ज़्यादा फोकस किया कंपैरेटिवली अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के। हमने अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमारे नेताओं ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कंपैरेटिवली। फॉरेन पॉलिसी तो भूल ही जाओ, फॉरेन पॉलिसी तो इस मामले में डिस्कस ही नहीं हुई, तो फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन तो भूल ही जाओ। यहाँ अटल बिहारी जी ने आकर फॉरेन पॉलिसी को डिस्कशन किया 2004 तक, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक का जो काल था इसमें भले ही आप फॉरेन पॉलिसी की एक गवर्नमेंट को स्टेबल देख सकते हो, लेकिन आपकी जो कंट्री थी यहाँ पर क्रॉनी कैपिटलिज्म में इस तरीके से फंस गई
क्रॉनी कैपिटलिज्म यानी जो नव पूंजीवाद था, मतलब उच्च स्तरीय पूंजीवाद था, उसमें इस तरीके से फंस गई जिसका असर आपको 2G स्कैम के अंदर, 3G स्कैम के अंदर, कोलगेट स्कैम के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम के अंदर और लगातार अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम के अंदर, बैंकों के स्कैम से लेकर इतने सारे स्कैम्स आने शुरू हो गए, इतने ज़्यादा स्कैम्स आने शुरू हो गए कि लगभग आपके ये 10 साल, ये वो 10 साल हैं जब चीन ने अल्ट्रा लेवल पर प्रोग्रेस करी और आपका देश 10 साल के अंदर राजनीति यानी पॉलिटिक्स और कैपिटलिस्ट, इन दोनों की साठगांठ से असलियत में उलझा हुआ था। ये दोनों मिल बांट के आपस में खा रहे थे। विदेश नीति बाद में देखेंगे। यही रीज़न है, अप्रॉक्सीमेट आप देखेंगे 2005 से लेकर 2015 के आसपास तक, 2014 के आसपास तक हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में पढ़ते थे और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर कुछ भी नहीं था उस मोतियों की माला के मामले में कि हम उस समय पर तैयारी जब कर रहे थे 2005-06 के आसपास, तो उस टाइम पर देखते हैं कि हम तब पढ़ने लगे कि चीन किसी मोतियों की माला को बना रहा है और भारत को घेरने के लिए चारों तरफ अपने बेस बना रहा है। आपकी सरकार अपने उठापटक में इतना ज़्यादा उलझी हुई थी कि उसके पास टाइम ही नहीं था इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने का। जब आपकी सरकार के पास इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने का टाइम ही नहीं था, यानी वो लगा ही नहीं, मतलब मैनेज ही नहीं कर पा रही थी या उसको हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, तो सिचुएशंस जो हैं वो अल्ट्रा लेवल पर शुरू हो गई थी, खतरनाक लेवल पर पहुंच गई थी। अब जब सिचुएशंस अल्ट्रा लेवल पर या खतरनाक लेवल पर पहुंच जाएंगी तब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या होगा। जब परिस्थितियां अल्ट्रा लेवल पर पहुंच जाएंगी और आपका देश उलझा रहेगा और चीन चारों तरफ से घेर रहा है, आपके पास टाइम ही नहीं चीन की पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देने का, आपके पास टाइम ही नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने का, तो वहाँ से आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है। ये वो पीरियड था जब चाइना आपसे इकोनॉमी के मामले में कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल गया। अगर आप अप्रॉक्सीमेट 2000 की बात करें, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और बढ़ चुका था, शंघाई जैसे शहर, वर्ल्ड क्लास शहर डेवलप हो चुके थे और 2005 के बाद उसने रैपिड ग्रोथ करी और इंडिया अपनी पॉलिटिकल सिनारियो में फंस गया। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया में सिर्फ 2 टाइम्स का गैप था। चाइना वर्सेस इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमी के मामले में भी 2 टाइम्स का गैप था, यानी चाइना की जो इकोनॉमी थी इंडिया की इकोनॉमी से 2 गुनी बड़ी हो गई थी। फिर भी इंडिया अगर उस जो अटल बिहारी सरकार के अंदर इकोनॉमिक पेस जो स्टार्ट हुई, तेज से आगे निकली, उस पेस का फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाता, फिर भी अगर इंडिया फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाता तो आज के दिन इंडिया और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक गैप है वो इतना ज़्यादा ना होता। इकोनॉमिक गैप कितना बड़ा है? ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की BBC न्यूज़ चैनल के अकॉर्डिंग जो बताया गया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 2019 के एंड तक इंडिया का जो GDP ग्रोथ है या GDP है वो $2.87 ट्रिलियन है, $2.87 ट्रिलियन है। और इस ट्रिलियन डॉलर के कंपैरिजन में, $2.87 ट्रिलियन के कंपैरिजन में चाइना का अगर आप ग्रोथ रेट दे या चाइना का GDP देखते हैं तो 14.35 ट्रिलियन है, यानी ये लगभग 7 टाइम्स जो है वो आपके देश से बड़ा हो गया। यानी कहाँ तो वो 2 गुना था, कहाँ 7 गुना हो गया। यानी आप अगर $1 ट्रिलियन से लेकर 2.87 ट्रिलियन तक पहुँचे हैं तो तब तक वो 14.35 ट्रिलियन तक पहुँच गया।
आपके यहाँ पॉलिटिकल उठापटक चलती रही, क्रॉनी कैपिटलिज्म चलता रहा, राजनीति और पॉलिटिक्स के बीच में बहस मतलब साठगांठ से देश को लूटने का काम चलता रहा। और चीन के अंदर भले ही वो हुआ नहीं हुआ उसको नहीं जानते, लेकिन रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड कुछ और कह रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि चीन सफल हुआ। जब ये मानना पड़ा, या जब ये हम मान लेंगे कि चीन सफल हुआ, जब हम ये मान लेंगे कि चीन सफल हुआ, तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है। यहीं से अब चाइना जो है वो एक तरीके से फंड्स का के जिसे कहते हैं एम्पल ऑफ फंड्स उसके पास मौजूद हैं, एक बहुत बड़े अमाउंट में सफिशिएंट फंड्स, मतलब जिसे कहते हैं वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा जो अमाउंट में फंड्स हैं वो मौजूद हैं, और इंडिया के अंदर इसी फंड की स्कार्सिटी है। अब यहीं से इंडिया और चाइना का खेल शुरू होता है, और चीन हर मामले में इंडिया को पटखनी देता हुआ नजर आता है। एक एक करके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल अगर आप लोग यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले आप ईरान का एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ईरान में आपने पाकिस्तान के अंदर चाइना ने चाबहार पोर्ट बनाना शुरू किया, और यहां से आप इसको देखेंगे लेके जा रहा है कुछ। इसके काउंटर में आपने यहां ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने बनाया, तो इंडिया ने उसके काउंटर में चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का वादा ईरान से किया। अब वहां पोर्ट को डेवलप करोगे और वहां से जाहेदान तक की आप रेलवे लिंक रोड बनाएंगे, यह भी बातचीत का एमओयू साइन हुआ। वहां से काबुल तक का रोड डेवलप करना था, समझे। अब यहां इंडिया ने जो भी पैसा देना था उसमें फंड्स में लगातार डिक्रीज आया। नतीजा यह हुआ कि 2000 के आसपास जो ग्वादर पोर्ट चाबहार पोर्ट के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था, 2018 तक 18 साल तक वो प्रोजेक्ट भूल जाओ। जबकि ये जो चाबहार ग्वादर पोर्ट था वो अल्टीमेट लेवल पर तेजी से तैयार हुआ और बनके वो वर्किंग स्टेज में भी आ गया। नतीजा यह हुआ चाइना जो है ईरान की तरफ ध्यान देता है, और इंडिया और ईरान के बीच में वो रिलेशंस नहीं रहते जो उस टाइम पर थे। और अमेरिका के मामले में भी इंडिया जो है वो ईरान को ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर पाया। नतीजा उसका ये हुआ कि चाइना ईरान के अंदर एंटर करता है, वादा करता है $400 बिलियन आपको दिए जाएंगे, और ये $400 बिलियन अगले 25 ईयर्स में मैं आपके ऊपर खर्च करूंगा, जिसमें तेल वगैरह $120 बिलियन का तो तेल लूंगा। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ईरान क्या चाहे ऑयल खरीदने वाला ग्राहक। यहां पर चाइना मिला, खबर आई कि इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ वो अच्छे नहीं रहे जो होने चाहिए थे, क्योंकि इंडिया के पास अपना खर्चा भले ही $2.85 ट्रिलियन की बात हो रही है। मोदी जी वादा कर चुके हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन चाइना अभी भी $5 ट्रिलियन से 3 गुना आगे इतने तेजी के साथ है। वो और ज़्यादा तेजी से तरक्की करेगा, तो वो अगर $20 ट्रिलियन पहुंच गया तो भी गैप आपसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया को अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज पे इतना ध्यान देना है कि कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि 4 से लेकर 14 वाली सरकार के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया, और क्रॉनी कैपिटलिज्म ने लूट मार अंधे तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज की। हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाएंगे कि मैं कुछ प्रो एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। और ये मेरा एनालिसिस है कि वहां से इंडिया जो है वो लगातार पीछे होता चला गया। उसके बाद आप अफगानिस्तान में देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी आपकी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है, उसे बाद में देखेंगे। नेपाल को अगर आप लोग देखते हैं तो नेपाल के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आज तक टाइम पे ढंग से पूरे नहीं हुए हैं। यही हाल बांग्लादेश के साथ है। आपने बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे किए, सब कुछ किए, आपके CAA NRC का बांग्लादेश में बुरा असर पड़ा, फिर भी आपने कुछ ना कुछ किया। आपके पास ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन चाइना ने एकदम से खाली स्पेस देखा। तीस्ता वाले मामले में, तीस्ता रिवर के मामले में चाइना ने आपके कंट्री के अगेंस्ट खाली स्पेस देखा। चाइना ने बांग्लादेश को ऑफर किया कि हम
$100 मिलियन आपको देंगे वाटर रिसोर्सेज ऑफ तीस्ता को मतलब एक अच्छे यूज के लिए। तीस्ता वाटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको $100 मिलियन दिए जाएंगे। बांग्लादेश खुश, बांग्लादेश को पनडुब्बी दी जाएगी तो बांग्लादेश खुश। इसी तरीके से वहाँ के जो चटगांव पोर्ट का मामला है या सिद्धवे पोर्ट का मामला है तो बांग्लादेश कुछ। पैसे के मामले में जहाँ इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर पैसे खर्च करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है या किसी भी प्रोजेक्ट पे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, चाइना खुल के वो पैसे देता है कि लो काम करो। वही चीज़ म्यांमार के साथ भी है। हालांकि म्यांमार ने वैसे जो डेट्स हैं या जो वैसे सपोर्ट है या वैसा इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया, लेकिन हर देश ऐसा नहीं होता। अगला देश श्रीलंका है। हम्बनटोटा पोर्ट $13 बिलियन का जो कर्ज है श्रीलंका के ऊपर चाइना का, वो दुनिया को पता है, जग जाहिर है। ऐसे ही अगर आप $3 बिलियन का जो डेट है वो आप मालदीव्स के ऊपर देख सकते हो। इंडिया ने मालदीव्स के ऊपर डेट कम करने के लिए $500 मिलियन जो है वो मालदीव्स को दिए हैं सबसे ज़्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो अभी भी चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे ईरान हो, हर कोई या तो चाइना के डेट के नीचे फंसा हुआ है या फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट का लालची है, इन्वेस्टमेंट के लालच में है। या तो वो चाइना के डेट में फंसा हुआ है या फिर वो चाइना के इन्वेस्टमेंट की लालच में है। अब ऐसी दोनों सिचुएशंस में इंडिया जो है वो हमेशा अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस को देख रहा होता है कि हमारे पास क्राइसिस तो नहीं करेंगे, क्रंच कहेंगे, फंड्स के लिमिटेड फंड्स कहेंगे कि इनके पास पैसे कम होते हैं क्योंकि जो भी पैसा है वो अपने ऊपर खर्च हो गया। और चाइना के ऊपर अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे तो आपसे कहीं गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी होने की वजह से उनका फंड ट्रांसफ़र उतना ही छोटा लगता है इंडिया के फंड ट्रांसफ़र के कंपैरिजन में, जो कहीं ज़्यादा होता है। इंडिया का फंड बेशक $100 मिलियन है लेकिन परसेंटेज आपके जीडीपी का ज़्यादा होगा और उनके लिए 100 मिलियन परसेंटेज जीडीपी का बहुत कम होगा। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये सबसे बड़ा रीज़न। उसके बाद इंडिया को अगर आप देखोगे तो इंडिया अपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो उसके फंड्स के अंदर कटौती कर रहा है, यानी फंड्स लगातार कम होते जा रहे हैं। फंड्स कम हो रहे हैं, साथ में अगर फंड्स कम हो रहे हैं तो इसमें क्लियर वर्ड्स में कहा जा रहा है कि आपको कम फंड्स के साथ गुजारा करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। हालांकि मार्च 2018 में इंडिया ने कहा था कि 18 नए देशों के अंदर रेजिडेंट मिशन बनाए जाएंगे। मैंने आपको बताया कि 60 देशों में तो आपके मिशन ही नहीं है, चलो 18 में बना लेते हैं। 18 से अब तक बने कितने हैं? 9। यानी अभी भी अगर आप देखते हैं 50 देश ऐसे हैं छोटे बड़े जहां पर आपका मिशन ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप फंड्स एलोकेट नहीं कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग इस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ लिमिटेड अप्रोच तक है, उसे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। नतीजा क्या कि फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से है कि वो सिर्फ अपना एक लिमिटेड रोल प्ले कर रही है और इकोनॉमी से कनेक्ट ना होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी का वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर किस तरीके की अप्रोच हो सकती है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड नहीं है। तो इंडिविजुअल लेवल पर जो भी अचीवमेंट हैं लोगों की वो तो प्रेजेंट हैं लेकिन बाकी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चीन को देखते हैं तो चीन की गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है अपनी कंट्रीज़ को कि आप लोग ये बनाओ, उस पर्टिकुलर कंट्री में ये डिमांड है। यानी लोगों को भारत में पता ही नहीं है कि दुनिया के किस देश के किस हिस्से के अंदर कौन सी डिमांड मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर उस मामले में कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। नेचुरली जो हो पा रहा है वो हो पा रहा है। लेकिन अगर चाइना को देखते हैं तो उसने पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया हुआ है जो अपनी दुनिया के देश अलग अलग देशों में जाकर बता रहा है कि इकोनॉमी किस तरीके से उस देश की इकोनॉमी में पेनिट्रेट किया जा सकता है। इसीलिए चाइना सबसे पहले अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करता है जो बाद में फॉरेन रिलेशंस के ऊपर बहुत मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। इंडिया के साथ
ये कमज़ोरी हमेशा फेस हो रही है और फंड्स की कमी, पॉलिटिकल लीडरशिप की कमज़ोरी, या फिर जिसे कहेंगे विज़न की कमज़ोरी, या फिर जिसे अप्रोच की कमज़ोरी, ये सारी की सारी कमियां इतनी ज़्यादा हैं कि ये एक कारण है कि हमें आउटकम या इस फॉर्म में सुनने को मिलता है कि नेपाल के अंदर भारत के साथ समस्या, भूटान के अंदर भारत के साथ समस्या, म्यांमार के साथ, ईरान के अंदर और श्रीलंका के अंदर और हर जगह पर भारत की विदेश नीति फेल होती हुई नज़र आ रही है। हमें देखना पड़ेगा कि चलो ठीक है, फंड्स वगैरह तो कम है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ कैसे किया जा सकता है, इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे किया जा सकता है। अगर बेस्ट या इफ़ेक्टिव यूज़ अगर हम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में हमारे को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स मिलने वाले नहीं हैं। ये चीज़ आगे देखेंगे, हमें एक्टिव होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर जो वर्क कर की जो कैपेसिटी है, जो अप्रोच है, वो प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए। अदरवाइज ज़्यादा दिन हम कामयाब या ज़्यादा हम फॉरेन पॉलिसी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी के लिए ये आप छोटा सा एक लेक्चर जो है इसे आप देखेंगे। इसके अंदर कोई भी अगर समस्या हो तो मुझसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप पे बात करके देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे आप लोगों को पता ही है। ऐप वगैरह डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी हमारी काफ़ी कुछ चीज़ें इस चीज़ में आपको मिल जाएंगी। भारत के पड़ोसी नाराज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर रेगुलर मैं आपके साथ बातचीत करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।